राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की हमने क्लासें ली, उनमें हमने हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ी और नवाचारी शिक्षण विधियां पढ़ी है। आज जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं ये संस्कृत की शिक्षण विधियों से संबंधित है और इस क्लास के बाद संस्कृत की शिक्षण विधियों की एक क्लास और आएगी। इन दो क्लासों में संस्कृत की शिक्षण विधियां पूर्ण कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं संस्कृत की शिक्षण विधि। संस्कृत का सामान्य अर्थ है शुद्ध या परिष्कृत। संस्कृत की जो उत्पत्ति हुई है वो सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय से हुई है। जो संस्कृत है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत को देववाणी भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है और संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, यह संस्कृत भाषा से ही हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत में जो है त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया जाता है और संस्कृत का शिक्षण द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत का शिक्षण कौन सी भाषा के रूप में किया जाता है? द्वितीय भाषा के रूप में। और भाषा के 4 कौशल है: श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन। ये वही कौशल है जो हमने पहले पढ़े थे। संभाषण को वैसे वाचन कौशल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कौशल हमने पहले हिंदी की शिक्षण विधियों में पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, अब कौशलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है: ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक। ग्रहणात्मक में आएंगे सुनना और पढ़ना, अभिव्यक्तात्मक में आएंगे बोलना और लिखना। इन कौशलों को विस्तृत रूप से हिंदी की शिक्षण विधियों में पढ़ा दिया गया था। ये वहां जो हमने पढ़ा था वही सेम संस्कृत में भी रहेगा। तो यहाँ पर बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ। अगर आपको कौशलों के बारे में पढ़ना है तो आप हिंदी की शिक्षण विधियों में जाकर इनको पढ़ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं शिक्षण विधियां। जो शिक्षण की जो विधियां रहती है यह पूर्व नियोजित व अपरिवर्तनशील होती है, जबकि प्रविधि शिक्षण युक्ति या सहायक सामग्री की भी आपकी एक क्लास ली जाएगी जिसमें शिक्षण संबंधित जितनी भी सहायक सामग्री है वो पढ़ा दी जाएगी। तो जो प्रविधि शिक्षण युक्ति या सहायक सामग्री होती है यह विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रविधि पूर्व नियोजित और परिवर्तनशील होती है। जो सहायक सामग्री है यह पूर्व नियोजित होती है और परिवर्तनशील होती है, जबकि शिक्षण विद्या है यह पूर्व नियोजित व अपरिवर्तनशील होती है। यह बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विधियों के प्रकार। जो संस्कृत में शिक्षण विधियां है उनको 3 प्रकारों में बांटा गया है: प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीनतम विधि। प्राचीन विधियां वे है जो मैकाले के आने से पूर्व है, नवीन विधियां वे है जो मैकाले के आने के बाद है और नवीनतम विधियां जो सबसे अंत में दी गई। इसके अलावा भी संस्कृत में शिक्षण विद्या जो हम पढ़ेंगे वो गद्य और पद्य की शिक्षण विद्या भी अलग से पढ़ेंगे। आगे हम शुरू करते हैं प्राचीन विधियों से। तो प्राचीन विधियों में जो पहली विधि है वह है मौखिक विधि। यह विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है। जो मौखिक विधि है वह कंठस्थीकरण पर बल देती है। बालक पढ़ता है, अध्यापक अशुद्धियों को पहचान कर दूर करता है। छात्राणाम उच्चारणम शुद्धम भवति। जो इस विधि है इसमें क्या होता है, छात्रों का उच्चारण जो है वह क्या होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि बालक इसमें क्या करता है, पढ़ता है और अध्यापक उसके अशुद्धियों को दूर करता है। इसके बाद आती है परायण विधि। परायण का अर्थ है पाठ करना। कौन से रूप में? मौखिक रूप से पाठ किया जाता है। बिना अर्थ ज्ञान के ही श्लोकों का सस्वर वाचन करना परायण कहलाता है। इसमें श्लोकों के अर्थ ज्ञान से कोई मतलब नहीं रहता। इसमें बस जो श्लोकों का है वो क्या किया जाता है, स्पष्ट वाचन किया जाता है और करने वाला जो क्या कहलाता है, परायणिक कहलाता है। जो श्लोकों का स्पष्ट वाचन करता है उसे परायणिक कहते हैं। जो विद्यार्थी सस्वर वाचन करते हुए श्लोकों को याद कर लेते हैं उन्हें श्रोत्रिय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह विधि रटने पर बल देती है। परायण विधि किस पर बल देती है? रटने पर, और ज्ञान को स्मृति में संचित करने पर बल देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि। जो प्रश्नोत्तर विधि है इसमें इस विधि में अध्यापक बालक से लगातार क्या करता है, प्रश्न करता है। बालक में अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होता है प्रश्नोत्तर विधि में। अब आती है कक्षा नायक विधि। इस विधि का प्रयोग अध्यापक की अनुपस्थिति में किया जाता है। जो कक्षा नायक विधि है इसका प्रयोग अध्यापक की किसमें किया जाता है, अनुपस्थिति में, और अध्यापक अपनी अनुपस्थिति में कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी को कक्षा संचालन का उत्तरदायित्व देता है। एक तरह से देखें तो यह कक्षा नायक विधि है जो अध्यापक द्वारा क्लास में किसी होनहार बालक को मॉनिटर जो बनाया जाता है, एक तरह से उसी से संबंधित है कक्षा नायक विधि। अध्यापक अपनी अनुपस्थिति में कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी को कक्षा संचालन का क्या देता है, उत्तरदायित्व देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं सूत्र विधि, पांडित्य विधि या परंपरागत विधि। यह इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, सूत्र विधि के जनक की अगर हम बात करें तो जो पाणिनि है सूत्र विधि के क्या है, जनक है। यह किस पर आधारित है, निगमन पर आधारित है।
संस्कृत में व्याकरण शिक्षण की उपयोगी विधि है और सूक्ष्म विषय वस्तुओं को स्पष्ट करने के लिए क्या की जाती है, सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। तो सूत्र विधि का आप नाम भी याद रखना, पांडित्य विधि या परंपरागत विधि भी कहते हैं। अब आते हैं व्याकरण विधि। व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहा जाता है और पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा। जो व्याकरण विधि है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक दो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इसे व्याकरण को क्या कहा जाता है, भाषा का प्राण तत्व, और पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा। इसमें ये विधि इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भंडारकर विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। ये विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इसके जो जनक है वो है गोपाल रामकृष्ण भंडारकर। इसको व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं। इस विधि में दूसरी भाषा का शिक्षण कराते समय आने वाले कठिन शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद करके बालक को लिखने और पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। तो यह जो पठन और लेखन कौशल का विकास होता है। तो भंडारकर विधि में चूंकि बालक को क्या किया जाता है, दूसरी भाषा का शिक्षण कराते समय आने वाले कठिन शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद करके बालक को लिखने और पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो पठन और लेखन दोनों कौशलों का इसमें क्या होता है, विकास होता है। यह विधि मौखिक अभिव्यक्ति की अपेक्षा कौन सी अभिव्यक्ति पर, लिखित अभिव्यक्ति पर बल देती है। जो भंडारकर विधि है यह मौखिक अभिव्यक्ति की अपेक्षा लिखित अभिव्यक्ति पर बल देती है। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से क्या सिखाई जाती है, द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवीन विधियां। प्राचीन विधि हमने पढ़ ली, अब नवीन विधियों में पहली विधि आती है, वह आती है पाठ्य पुस्तक विधि। इस विधि को तोता पाठ विधि भी कहते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि के जो प्रवर्तक है वो कौन है, डॉक्टर वेस्ट। इसे मनोवैज्ञानिक व सुनियोजित विधि माना जाता है। जो पाठ्य पुस्तक विधि है इसको मनोवैज्ञानिक व सुनियोजित क्या माना जाता है, विधि माना जाता है। कौन से कौशल पर बल देती है पाठ्य पुस्तक विधि, वाचन कौशल पर। क्योंकि पाठ्य पुस्तक विधि में पाठ बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है, तो ये कौन से कौशल पर बल देगी, वाचन कौशल पर। इस विधि में अध्यापक की जरूरत आवश्यक नहीं होती। जो पाठ्य पुस्तक विधि होती है इसमें अध्यापक की क्या जरूरत आवश्यक नहीं होती। अब बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। क्योंकि इसमें अध्यापक की जरूरत नहीं है तो बालक पुस्तक से स्वयं पढ़ेगा, इसलिए उसमें क्या रहेगी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का क्या होगा, विकास होगा। शिक्षण का केंद्र क्या होता है, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक विधि या तोता पाठ विधि में शिक्षण का केंद्र क्या रहेगा, पाठ्य पुस्तक। इसका उद्देश्य क्या है इस विधि का, वो देखिए आप। जो बालक किसी कारणवश विद्यालय नहीं आ पाते वे पाठ्य पुस्तक के द्वारा स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि, निर्बाध विधि, मात्र पद्धति या प्राकृतिक विधि। निर्बाध का मतलब होता है सुगम, तो मैंने वो भी यहाँ पर लिख दिया ताकि नाम अगर ऐसा भी आए तो भी आप कंफ्यूज ना हो। ये सारे नाम आपको याद रखने, प्रत्यक्ष विधि, निर्बाध विधि, मात्र पद्धति या प्राकृतिक विधि। इसके जो जनक है वो है वीपी वोकल। उच्च स्तर पर संस्कृत सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है और अनुकरण पर आधारित है। जो यह विधि है प्रत्यक्ष विधि किस पर आधारित है, अनुकरण पर आधारित है। शिक्षण कराते समय आने वाले कठिन शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद नहीं किया जाता, बल्कि संबंधित प्रत्यक्ष वस्तुओं, चित्र, चार्ट और मॉडल दिखाकर बालक से क्या किया जाता है, उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है दोस्तों, आने वाले जो कठिन शब्द होते हैं उनका मातृभाषा में अनुवाद न कराकर बालक को प्रत्येक वस्तुओं, चित्र, चार्ट और मॉडल दिखाकर उच्चारण का क्या कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है प्रत्यक्ष विधि में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में व्यवहार कौशल गुण का ग्रहण होता है और इस विधि में केवल संज्ञा शब्दों का ही ज्ञान दिया जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें केवल संज्ञा शब्दों का ही ज्ञान दिया जाता है। इस विधि के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है मातृभाषा का प्रयोग निषेध होता है। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग क्या होता है, निषेध होता है। शिक्षण का माध्यम क्या होता है, संभाषण, मतलब मौखिक होता है। जो शिक्षण का माध्यम है वो क्या होगा, मौखिक होगा। और इस विधि में चित्र और शब्द के साहचर्य से उच्चारण का क्या कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो सर्वप्रथम प्रयोग है इसका फ्रांस के गुइन महोदय ने किया था और भारत देश में 1934 में पीआर वोकिल ने मुंबई के अल्फिस्टोन विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसमें किया था, अंग्रेजी भाषा में किया था। ये दोनों बातें भी याद रखना, सर्वप्रथम प्रयोग तो फ्रांस के गुइन महोदय ने और भारत में पीआर वोकिल ने किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्बर्ट की पंचपदी विधि। यह विधि भी इंपॉर्टेंट विधि है। इसके जो जनक है वह हर्बर्ट है। इसके पंचपदी विधि में हर्बर्ट ने 5 जो पद दिए हैं उसमें पहला पद है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में हम देखें तो यह पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ती है। प्रस्तावना का जो उद्देश्य रहता है वह रहता है नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अच्छे वातावरण का
निर्माण करना। जैसे ही दोस्तों प्रस्तावना शब्द आए तो आपको एक बात तो हमेशा याद आनी चाहिए कि यह पूर्व ज्ञान से किसको जोड़ेगी, नवीन ज्ञान को जोड़ेगी। अब बात करते हैं हम प्रस्तुतिकरण की। तो प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य है विद्यार्थी के सामने विषय वस्तु को पूर्ण रूप से स्पष्ट करना। जो प्रस्तुतिकरण है उसके अंदर आता है आदर्श वाचन, उच्चारण संबोधन, व्याख्या और अनुकरण वाचन। ये प्रस्तुतिकरण के अंदर आते हैं, जो विद्यार्थी के सामने क्या करते हैं, विषय वस्तु को पूर्ण रूप से स्पष्ट करना होता है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुलना। तुलना की हम बात करें तो उद्देश्य जो है इसका वो है विषय वस्तु को क्या करना, स्पष्ट करना। तुलना के अंदर आएगा व्याख्या और काठिन्य निवारण। उसके बाद आता है सामान्यकरण। अब सामान्यकरण का उद्देश्य है विषय वस्तु का सारांश प्रस्तावित करना। जो विषय वस्तु दी गई है उसका क्या प्रस्तुत करना, सारांश। सामान्यकरण में बोध प्रश्न व विचार विश्लेषण प्रश्न आते हैं, यह आपको याद रखना है। गद्य और पद्य में जो सामान्यकरण किया जाता है यह अध्यापक कथन द्वारा होता है, जबकि व्याकरण में सामान्यकरण किसके द्वारा होता है, नियमितीकरण के द्वारा। यह चीज भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम देखते हैं प्रयोग या अभ्यास। इसका उद्देश्य ज्ञान को स्थायी बनाना अथवा अधिगम का व्यावहारीकरण। प्रयोग या अभ्यास का क्या उद्देश्य है, जो यह उद्देश्य है इसका वह है ज्ञान को स्थायी बनाना अथवा अधिगम का व्यावहारीकरण करना। इसमें जो है पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य आते हैं। अभ्यास में बच्चों को हम घर पर जो गृह कार्य देते हैं वह प्रयोग या अभ्यास में आते हैं, और इसके द्वारा ही ज्ञान को क्या बनाया जाता है, स्थायी बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवीनतम विधियां। हमने प्राचीन विधियां पढ़ ली है, नवीन विधियां पढ़ ली है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है नवीनतम विधियां। अब नवीनतम विधियों में जो विधि है अनुवाद शिक्षण या द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि, यह विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि कौन सी विधि है, तो आप लिखेंगे अनुवाद विधि। इसका उद्देश्य है मातृभाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना। अनुवाद तीन प्रकार के होते हैं। अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के। पहला जो है अक्षरशः अनुवाद, अक्षरशः मतलब वर्ण, अक्षरशः अनुवाद। इसमें शब्दों का क्या बताया जाता है, अर्थ बताना होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को दूसरी भाषा में स्थानांतरित किया जाता है। जो अक्षरशः अनुवाद विधि है इसमें भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको किसमें किया जाता है, दूसरी भाषा में स्थानांतरित किया जाता है। समानार्थक शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस विधि में समानार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा जो अनुवाद है वो भावानुवाद या छायानुवाद, वाक्यों का अनुवाद करना, और यह सर्वश्रेष्ठ अनुवाद माना जाता है, भावानुवाद या छाया अनुवाद। इसमें वाक्यों का अनुवाद किया जाता है, इससे पूर्व वाले में शब्दों का अनुवाद किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इससे पूर्व आपने भी जो पढ़ी अक्षरशः अनुवाद, इसमें किसका, शब्दों का अर्थ बताना, और एक तरह से शब्दों का ही क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। मतलब अक्षरशः में शब्दों का अनुवाद किया जाता है, भावानुवाद या छायानुवाद में किसका, वाक्यों का अनुवाद किया जाता है, और तथ्यानुवाद या निष्कर्ष अनुवाद, ये जो आखिरी अनुवाद है तथ्यानुवाद या निष्कर्ष अनुवाद, इसमें अनुच्छेद का अनुवाद किया जाता है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है दोस्तों कि भावानुवाद या छायानुवाद में वाक्यों का, तथ्यानुवाद में अनुच्छेद का, और इससे पूर्व हमने जो अक्षरशः अनुवाद पूछा है, पढ़ा है, उसमें शब्दों का अनुवाद किया जाता है। वर्ण व भाव अनुवाद का मिश्रण, इसका प्रयोग सूक्ति, मुहावरे व लोकोक्ति में। वर्ण व भाव अनुवाद का क्या है, मिश्रण। जो तथ्यानुवाद है यह वर्ण अनुवाद और भाव अनुवाद का मिश्रण है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना अक्षरशः या वर्ण अनुवाद, उसका और भाव अनुवाद का, यह तथ्यानुवाद का रहता है, मिश्रण रहता है, और इसका प्रयोग सूक्ति, मुहावरे और लोकोक्ति में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुवाद शिक्षण की विधियां। जो अनुवाद शिक्षण है इसकी तीन विधियां हैं। पहली है पाठ्य पुस्तक विधि, दूसरी है द्वितीय भाषा विधि। जो द्वितीय भाषा विधि है इसमें क्या किया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवादक के द्वारा अनुवाद किया जाता है, और यह श्रेष्ठ विधि है, और उच्च स्तर पर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो द्विभाषी विधि जो है, द्विभाषी विधि का प्रयोग एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवादक के द्वारा अनुवाद करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुलनात्मक या अनुकरण विधि। दो भाषाओं की तुलना करते हुए अनुवाद किया जाता है। तो जो अनुवाद शिक्षण है इसमें तीन विधियां आती है, पाठ्य पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि और तुलनात्मक या अनुकरण विधि। तो द्विभाषी विधि इसमें क्या किया जाता है, एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमने संस्कृत की शिक्षण विधियों की पहली क्लास देखी, जिसमें हमने प्राचीन, नवीन और नवीनतम विधियों के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम संस्कृत के गद्य और पद्य शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और उस क्लास के बाद संस्कृत की जो शिक्षण विधियां वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम गणित की शिक्षण विधियां और पर्यावरण की शिक्षण विधियों से संबंधित क्लासेस लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।